Hello everyone, Namaste. This is CA Pravesh. In this video, we are going to discuss about tax implication on sale of equity shares and mutual fund. So let's start. To start with, मैंने कुछ slides prepare किया है और you can see that on the screen. आपको LTCG, STCG on equity shares and equity oriented mutual fund लिखा हुआ दिख रहा होगा. So शुरू करते हैं. सबसे पहले we need to understand this part. Gains दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और शेयर्स के केस में, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में, शॉर्ट टर्म जब आप एक साल के अंदर अंदर किसी भी शेयर्स को बेच देते हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है. और अगर आप एक साल के बाद बेचते हो तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और लॉस होता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे. सो अदर एसेट्स में ऐसा नहीं होता. अदर एसेट्स में यू हैव टू होल्ड फॉर 3 years, बट इन केस ऑफ शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इस केस में आपको एक साल होल्ड करने के बाद अगर बेचोगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है. और एक साल के अंदर अंदर अगर आप बेचते हो दैट इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 15% अंडर सेक्शन 111A. एंड उसके ऊपर एक सेस ऐड होगा, 4% का सेस होता है. तो इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा? द इफेक्टिव रेट इज 15.6%, क्योंकि सेस जो है टैक्स के ऊपर ऐड होता है. तो 15% टैक्स लग गया, उसके ऊपर फिर 4% ऑफ टैक्स, तो इफेक्टिव रेट इसका 15.6% होता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता था? 31 मार्च 2018 तक ये टोटली एग्जम्प्ट था, ठीक है. और 2018 के 31 मार्च 2018 के बाद, दैट मीन्स फ्रॉम द 1 अप्रैल 2018 इस पे टैक्स लगने लग गया. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स लगाया 10%. 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन. उसके ऊपर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स आपको पे करना है. उसके ऊपर 4% फिर सेस भी पे करना है. तो इफेक्टिवली 10.4% आपको टैक्स पे करना है. इंडेक्सेशन बेनिफिट ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे आपको रेट ऑफ टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है. तो आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है. तो अब आगे जाके मैंने एक केस तैयार किया आप लोगों के लिए. इस केस में हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है. जैसे शेयर्स अक्वायर किया 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, 200 रुपए का शेयर है. दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अप्रैल 2010. 2018 में 1 अप्रैल 2018 में हमने बेच दिया 1200 रुपए में. क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2018 में बेचा तो नया प्रोविजन लागू हुआ, ठीक है. 10% टैक्स हमें पे करना होगा. होल्डिंग पीरियड कितना? 8 साल. नेचर ऑफ कैपिटल गेन कैसा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो सेक्शन 111A लग जाएगा, उसमें 15% टैक्स पे करना ही है आपको. बात ये थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जम्पशन 31 मार्च तक अवेलेबल था, उसके बाद अवेलेबल नहीं है. तो यहां पे भी हमने 1 अप्रैल को बेचा तो इसमें एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है. 10.4% के हिसाब से इसमें सेस भी मैंने ऐड कर दिया. यू हैव टू पे टैक्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज गेन? 1200 माइनस 200, 1000 रुपए. सिंपल ये दिख रहा है क्योंकि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा. 1200 माइनस 200, 1000 रुपए का आपको कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है. सीधा सीधा सामान्यतः इसको देखा जाए तो ऐसा लग रहा है. अब एक और क्वेश्चन आती है, अगर यही शेयर को मैंने 1 अप्रैल को ना बेच के 31 मार्च को अगर बेचा होता, 31 मार्च 18 को अगर बेचा होता तो टैक्सेशन तो था ही नहीं, ठीक है. तो एक दिन का फर्क हो गया और आपका गेन के ऊपर टैक्स लगने लग गया. तो अब यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ी सी प्लानिंग अगर आप कर सकते तो यू कुड हैव सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 31 मार्च 2018. बट लोगों ने क्या है कि शेयर्स खरीद के रख लिया एंड दे वांट टू कीप इट फॉर देयर फ्यूचर. एक बाद में कभी इमरजेंसी के लिए अगर यूज करना हो तब यूज कर लेंगे. इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं इंसान? फॉर द रिटायरमेंट पर्पस, ठीक है. सो नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दैट. किसी को पता भी नहीं होगा, ठीक है. तो अब यहां पे क्या है, शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई
पहले एग्जाम्पशन था, हमने शेयर खरीदा, अब एग्जाम्पशन नहीं है, अब क्या करें? इसका एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया। उस सॉल्यूशन का नाम है ग्रैंडफादरिंग कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है, एक्चुअली उन्होंने एक कट ऑफ डेट निकाला है। उन्होंने बोला सेल अगर 31 मार्च तक करते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन भरने की जरूरत नहीं है। बट कट ऑफ डेट इन्होंने दिया 31 जनवरी 2018। ठीक है, तो 31 जनवरी 2018 तक जितना भी कैपिटल गेन एक्रूड है, उस कैपिटल गेन में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज, देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू फाइंड आउट। एक, आपका फुल सेल कंसिडरेशन कितना है, ओके, या फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कितना है। दूसरा, आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी। और तीसरा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर और म्यूचुअल फंड ऑन 31 जनवरी 2018। इन्होंने एक कट ऑफ डेट दे दिया और इन्होंने बोला कि 31 जनवरी 2018 इस डेट पे अगर आपके पास कोई शेयर्स है, ठीक है, उसको आप 31 मार्च 2018 के बाद बेचते हो, तो आप उस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या ले सकते हो, उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, विच एवर इज हायर। क्या मतलब, क्या हुआ? पहले तो मैं लेट मी रीड दिस पार्ट। अब ग्रैंडफादरिंग कंसेप्ट क्या है, एक तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, यू कैन सी दैट। एक बार इसको रीड कर देता हूं। इफ एनी इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आर सोल्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, ओके, एंड शेयर्स द सोल्ड वर हेल्ड ऑन 31 जनवरी 2018, then long term capital gain is equals to sales consideration minus cost of acquisition। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यही होता है, सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट ट्विस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में थोड़ा सा हम डिफरेंट प्रोविजन देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करें। 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। एक, आपको वो शेयर्स के बारे में हम बता रहे हैं जो आपने हेल्ड किया, यू आर होल्डिंग दैट शेयर्स ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक है, एंड यू आर सेलिंग दोज शेयर्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018, ओके। अगर उस दिन आपके पास शेयर्स हैं 31 जनवरी के टाइम पे और आपको वो बाद में बेचना है, 31 मार्च 2018 के बाद बेचना है, तो ये ग्रैंडफादरिंग कंसेप्ट यहां पे आएगा। इसमें क्या है, 31 जनवरी 2018 तक जितना भी आपका कैपिटल गेन एक्रू हुआ है, मतलब बनता है, उतना कैपिटल गेन पे टैक्स भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुरानी वाली प्रोविजन क्या कहते हैं कि देयर इज नो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ओके। तो 31 जनवरी 2018 के बाद जो कैपिटल गेन एक्रू होता है, उस एक्रूड कैपिटल गेन में आपको टैक्स भरने की जरूरत है 10.4% के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हमें प्रीवियस पीरियड दैट मींस 31 जनवरी 2018, इसको मैं प्रायर पीरियड बोलूंगा कि 31 जनवरी 2018 से पहले वाली पीरियड को अगर एग्जम्पशन पीरियड मानेंगे, तो हमें क्या पता करना है कि 31 जनवरी 2018 के दिन का हम वैल्यू लें और उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने, और उसके बाद जितने भी हम वैल्यू में बेचते हैं, द डिफरेंस वुड बी आवर कैपिटल गेन। तो लॉ ने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लॉ ने रीडिफाइन कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हायर ऑफ जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है और एफएमबी ऑन 31 जनवरी 2018। एफएमबी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। अब कई सारे लोगों को पता नहीं है फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है। शेयर्स के केस में, जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक है। सो अब वैसे तो अगर आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाके देखोगे, किसी भी शेयर्स को उठा के आप देख लो, यू कैन फाइंड ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एंड हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस, लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस। तो आपको क्या उठाना है, यू हैव टू कंसीडर हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस
फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग FMV। ओके, और इसी तरह म्यूचुअल फंड के केस में हम उस दिन का NAV लेंगे। सो अब यहां पे आसानी क्या होगी, आपका कॉस्ट जो आप लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम जो कहते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मूला में सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वी आर गोइंग टू टेक एक्चुअल कॉस्ट और FMV व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, सो मेरे पास 2-4 केसेस हैं, उन केसेस को पहले हम डील करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। जैसे शेयर अक्वायर किया हमने 1 अक्टूबर 2018 को, 300 रुपये में मैंने खरीदा। इसको मैंने कब बेचा, देखो 1 जनवरी और 1 अप्रैल और उसके बाद। ठीक है, तो मैंने इसको बेचा 3 अप्रैल 2018। ठीक है, इसमें ग्रैंडफादरिंग कंसेप्ट आएगा। ओके, बिकॉज आई एम होल्डिंग दैट शेयर ऑन 31 जनवरी 2018, क्योंकि पहले ही खरीद रखा है मैंने। इसके FMV देखो, 31 जनवरी के FMV हम लेंगे, इसके FMV है 800 रुपए। तो यहां पे क्या है, LTCG क्या होगा, 1000 माइनस 300 जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, या 1000 माइनस 800 जो हमने FMV और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर लिया। सो द आंसर इज, इफ यू सी, द आंसर इज दिस 200 रुपीज। ओके, सो 200 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इफ यू सी, मेरे पास बहुत सारे और केसेस हैं। जैसे मैंने केसेस बनाया, डेट ऑफ एक्विजिशन मैंने लिया 1 अक्टूबर 2016, और उसके बाद डेट ऑफ सेल मैंने लिया 3 अप्रैल 2018। ओके, एंड आई हैव मेड 4 डिफरेंट केसेस। सो लेट्स डिस्कस दिस केसेस। इनफैक्ट 5th केस आप लोगों के लिए है, तो आई वांट कि वो केस का आंसर आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। पहला केस देखते हैं, SC मतलब सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, देयर आर 4 कॉलम्स, राइट। SC एक्चुअल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी एंड LTCG कितना होता है। ठीक है, 1000 रुपए, फर्स्ट केस देखते हैं। 1000 रुपए आपका सेल्स कंसिडरेशन है, एक्चुअल कॉस्ट आपका डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/2016। ठीक है, लॉन्ग टर्म बन रहा है, 300 रुपए है। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी का 800 रुपए है। वेरी सिंपल केस, हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट, क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is higher would be our date of cost of acquisition, हम उसको सेल्स कंसिडरेशन से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 1000 रुपए माइनस 800 रुपए इक्वल्स टू 200 रुपीज इज आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। सिमिलरली सेकेंड केस में हम देखते हैं कि 1000 रुपए तो हमारा सेल्स कंसिडरेशन है, एक्चुअल कॉस्ट 300 रुपए, बट फेयर मार्केट वैल्यू कितना है और घट गया, जितना में खरीदा था उससे कम है 31 जनवरी में। अब हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट लेंगे, विच एवर इज हायर। ओके, तो 300 वुड बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैलकुलेटिंग LTCG। तो 1000 रुपीज माइनस 300 इक्वल्स टू 700। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं, यहां पे देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है। ठीक है, 500 रुपीज हमारा सेल्स कंसिडरेशन है, एक्चुअल कॉस्ट 300 है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी इज 800 रुपीज। ओके, 800 रुपीज। थोड़ी देर के लिए आप ये LTCG कैलकुलेशन जो मैंने करके रखा हुआ है उस वाला सेक्शन को आप छोड़ दो। ओके, अब अपना दिमाग लगाओ, क्या होगा। ये देखो, अगर सिंपल ऊपर वाले डेफिनेशन से अगर हम जाएं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डेफिनेशन से, तो व्हाट इट सेज, इट शैल बी हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ FMB। हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ FMB कितना हुआ, 300 और 800, 800। दिस इज कॉस्ट, अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो, और 500 माइनस 800, 300 का लॉस होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर नॉर्मल बात करें तो क्या है, हमारे पास स्टिल देयर इज अ गेन, राइट। नॉर्मली देखा जाए तो 300 रुपये में खरीदा था, 500 रुपये में बेच रहे हैं, बट द थिंग इज, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से अब ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत जाएगा। इसीलिए वो डेफिनेशन को हम थोड़ा सा करेक्ट तरीके से लिखते हैं। यहां पे ऊपर मैंने इसलिए ऐसा लिखा था ताकि आपको पहले समझने में आसानी हो। अब हम एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जाते हैं,
थोड़ा सा इलेबोरेटिव फॉर्म में इसको लिखा गया है ताकि ऐसे वाली डिफिकल्ट सिचुएशन को भी इसको कवर किया जाए. सो लेट मी से दिस, cost of acquisition for LTCG will be higher of actual cost, ये तो पहले भी था, और lower of FMB on 31st January 2018 और full consideration from sale. मतलब हम क्या देखेंगे, FMB on that date 31st January या हमने अभी कितने में बेचा, उनमें से जो लोअर है हम वो लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए. ठीक है, और जो आएगा उसको हम फिर एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे. अगर ये वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो ये वैल्यू लेंगे, मतलब व्हिचएवर इज हायर. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट और यहां से जो वैल्यू आती है उसका व्हिचएवर इज हायर हम लेंगे फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, तो हम फिर चले जाते हैं हमारे केस में. क्या है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है हमारा 300, एफएमबी कितना है 800, सेल्स कंसिडरेशन कितना है 500. तो अब नया प्रोविजन जो मैंने आपको बताया, एक्चुअली वो नया नहीं है, मैंने उसको करेक्ट तरीके से यहां पे लिखा है. क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट उसको किसके साथ कंपेयर करना है, सेल्स कंसिडरेशन और एफएमबी व्हिचएवर इज लोअर. तो व्हिच वन इज लोअर, 500 एक्चुअल कॉस्ट और सेल्स कंसिडरेशन और एफएमबी व्हिचएवर इज लोअर, दैट मीन्स 500 रुपए. ठीक है, तो 500 और 300 व्हिचएवर इज अब हायर. ठीक है, हायर, तो कितना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 500 ही होगा. ठीक है, बिकॉज सेल्स कंसिडरेशन और एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर में चले गए ना हम. सो 500. ना अब एलटीसीजी होगा कि नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 500, सेल्स कंसिडरेशन भी 500, तो देयर विल बी नो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, देयर इज नो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में आते हैं. 500 रुपए सेल्स कंसिडरेशन है, एक्चुअल कॉस्ट 600 है, एफएमबी 800 है. इसमें भी वही केस है. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा एफएमबी है, इवन सेल्स कंसिडरेशन से भी ज्यादा एफएमबी है. तो हम क्या लेंगे, पहले तो एफएमबी और सेल्स व्हिचएवर इज लोअर, जो आएगा उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट के साथ. अब उन दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, दैट मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना बना 600. तो इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि 500 हमारा सेल्स कंसिडरेशन था, और ऐसे कैलकुलेट करके प्रोविजन हमने लगाया ग्रैंडफादरिंग का प्रोविजन, और उस ऐसे प्रोविजन से हमारा कैलकुलेशन बना एक्चुअल कॉस्ट का 600 रुपए, एंड द नेट इज 100 रुपीज लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. ठीक है, आप लोग मेरे को बता दो, ये फिफ्थ केस जो है जिसमें सेल्स कंसिडरेशन 500, एक्चुअल कॉस्ट 700, एफएमबी 600 है, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है कि नहीं है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना. ठीक है, लेट्स मूव. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ओके, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो आप दोबारा वीडियो को देख लेना. दिस वन इज वेरी इजी, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ओके, और एक केस भी मैंने यहां पे लिख दिया, सेल्स कंसिडरेशन 500, एक्चुअल कॉस्ट 400, ऑन 31st जनवरी 2018 500. तो व्हाट वुड बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या होगा, वही जो हमारा एक्चुअल प्रोविजन हम यहां अप्लाई करेंगे. सो वुड बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 400. ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट 400 और लोअर ऑफ सेल्स कंसिडरेशन एंड एफएमबी 500 और 500 व्हिचएवर इज लोअर, मतलब 500 ही होगा. तो एक्चुअल कॉस्ट एंड 500 व्हिचएवर इज हायर, तो कितना बना 500. सेल्स कंसिडरेशन हमारा कितना है 500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज 500. सो ये भी वैसा ही केस है, 500 माइनस 500 इक्वल्स टू 0. देयर विल बी नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, अब इन सिचुएशन ऑफ लॉसेस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये बेनिफिट हम ले सकते हैं. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का एक कंसेप्ट है टैक्स में. इसमें क्या होता है, अगर आपको लॉस होता है किसी बिजनेस से या किसी ट्रांजैक्शन से, और किन्हीं और ट्रांजैक्शन से आपको गेन होता है, तो आप
लॉसेस और गेन्स को मर्ज करके नेट कैलकुलेट कर सकते हैं और उस नेट के ऊपर आपको टैक्स भरना है। ऐसा नहीं कि लॉस में नहीं, लॉस को ऐसा इग्नोर करो और सिर्फ गेन्स के ऊपर टैक्स भरो, ऐसा नहीं, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। जैसे यहां पे एक रेस्ट्रिक्शन क्या है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, जैसे STCL मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उस लॉस को हम सेटअप कर सकते हैं। दैट मीन्स हम गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो SDCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के साथ भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हैं तो हम पहले एडजस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, अगर बच गया तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से फिर एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, ओके। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। यहां पे मैंने थोड़ा सा ये इक्वेशन तरीके से लिखा है, STCG के साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट करके जो नेट आएगा ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि हम सेटअप नहीं कर सकते। अगर बच गया लॉस, जहां जहां सेटअप करना था कर दिया, अगर लॉस बच गया तो उस लॉस को फिर अगले साल सिमिलर नेचर ऑफ सेटअप के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा कितने सालों तक कर सकते हैं? वी कैन डू दिस फॉर 8 मोर ईयर्स, ओके। 8 सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर किसी साल वो एडजस्ट नहीं होता, सेटअप नहीं होता तो, ओके। तो ये समझना जरूरी था। ये पिक्चर अगर आप अपने दिमाग में रख लें तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। लास्ट में मैं थोड़ा सा 2-3 चीजें मैं बता चुका हूं। वैसे भी नोट्स के बारे में बात करें तो यहां पे मैंने लिखा है कि FMB जो हम लेंगे वो हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस लेंगे शेयर्स के लिए ऑन 31 जनवरी 2018 और NAV नेट एसेट वैल्यू लेंगे फॉर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या होता क्या ये FMB फॉर दिस पर्पस, LTC कैलकुलेट करने के लिए। सो फॉर दैट मैटर आई हैव रिटन दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज टैक्स प्लानिंग हम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स प्लानिंग यूजफुल होगा कि जैसे हर एक साल आपको 1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट, मतलब 1 लाख के गेन पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करें, अगर आपको 8-10 साल के लिए भी रखना हो शेयर्स तो आप हर एक साल प्रॉफिट बुक कर लें। दैट मीन्स आप बेच दें, 1 लाख तक का कैपिटल गेन बुक कर लें और उसके बाद अगर आपको उस शेयर्स के साथ कंटिन्यू करना है तो तुरंत आप फिर शेयर्स को खरीद सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर दैट you know start booking प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज ईच ईयर, सो दैट बाद में आपको फिर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 10 साल अगर आप शेयर्स रखते हो, अगर एग्जैक्टली 10 साल बाद अगर बेचोगे तो 10 लाख हो रहा है। हर एक साल अगर आप 1-1 लाख रुपए एक्रू कर रहे हो तो 10 साल बाद बेचने से आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर बुकिंग द प्रॉफिट एवरी ईयर एंड यू आर बुकिंग इट फॉर अप टू 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है। लास्टली अब एक क्वेश्चन और है, अगर शेयर्स आप बेचते हो 31 जनवरी या उससे पहले या बिफोर 1 फरवरी 2018, अगर आप शेयर बेचते हो तो क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये LTCG टैक्स जो लगता है वो 1 अप्रैल 2018 और उसके बाद वाले सेल्स पे लगता है। तो उससे पहले कभी भी आप शेयर्स बेचोगे, इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेचोगे, देयर विल बी नो टैक्सेशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल, हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा, यू हैव टू पे एट द रेट ऑफ 15% प्लस आपको 4% सेस भी पे करना पड़ेगा। बट इन लॉन्ग टर्म देयर विल बी नो टैक्स इफ द शेयर्स आर सोल्ड ऑन और बिफोर 31 मार्च 2018, okay? So LTCG, STCG on shares and equity oriented mutual fund is this. So बस इतनी ही चीजें थी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटी शेयर्स को बेचने के बाद आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।
So I hope you've liked this video, and if you want me to do some more videos on some related topics, then please do let me know in the comment section. Thank you.